अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है ये सक्सेनाइल कोलिन ड्रग्स के बारे में है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू करें तो हमें पता चलेगा कि हम कोलिनर्जिक के एंटागोनिस्ट ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड होने के पर इनहिबिट कर रही थी या उसको एसिटाइलकोलिन को अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग को ब्लॉक कर रही थी। तो स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की जो ड्रग थी वो ट्यूबोक्यूरारिन के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये ड्रग जो है एसिटाइलकोलिन के जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वहाँ पे आके बाइंड होती है और नॉन डीपोलराइज्ड यानी इसका एक्शन है, यानी ये डीपोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं होने देती। तो आज की जो हमारी ड्रग है वो सक्सेनाइलकोलिन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि ये किस तरह से जो है ये जो उसका एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर्स है वहाँ पे बाइंड होती है और उसके बाद जो इसका इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट आज देखेंगे कि वो जो है वो नॉन डीपोलराइजिंग इफ़ेक्ट था इसका, और इसका जो है ये डीपोलराइजिंग इफ़ेक्ट है। नॉन डीपोलराइजिंग इफेक्ट के बारे में और डीपोलराइजिंग इफेक्ट के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि सक्सेनाइलकोलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे है, और ये जो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं या जो पोलराइजिंग डीपोलराइजिंग एजेंट्स है ये किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट करते हैं। जो कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए सक्सेनाइलकोलिन के बारे में आपको बताया जाएगा कि ये एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। यानी सक्सेनाइलकोलिन को हम डीपोलराइजिंग एजेंट्स भी कहेंगे, यानी वो जो ड्रग हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के अंदर ट्यूबोक्यूरारिन के बारे में पढ़ा था वो ड्रग जो थी स्टूडेंट्स वो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट था। वो कैसे था वो आपको बता दिया है, दोबारा बता दिया जाएगा कि ये जो है ये नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स कैसे है। और आज की जो प्रेजेंटेशन है इसके बारे में सक्सेनाइलकोलिन के बारे में बताया जाएगा कि ये जो है ये डीपोलराइजिंग एजेंट्स कैसे है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये ड्रग जो है इसका बॉडी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं ये एक तो मस्करानिक जो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको इनहिबिट करेंगी, यानी वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करेंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो है मस्करानिक रिसेप्टर्स है वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की जो बाइंडिंग है उसको इनहिबिट करती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स भी है, गैंग्लियन पे जाके भी जहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर था एसिटाइलकोलिन का उसको ब्लॉक करती है। और थर्ड हमने पढ़ना है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके ये ड्रग काम करती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि एक नर्व सेल जहाँ पे जाके उसका एंड टर्मिनल जिसको हम एक्सॉन कहते हैं जब किसी मसल्स के साथ अटैच होता है तो इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो है निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वो रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन का है और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे जाके एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग साइड पे जाके ये बाइंड होती है और उसके एक्शन को इनहिबिट करती है और अपना एक्शन देती है। ये एक्शन देखते हैं। सबसे पहले कीवर्ड देखते हैं, इट एक्ट लाइक एसिटाइलकोलिन अटैच्ड निकोटिनिक रिसेप्टर एनएन रिसेप्टर। स्टूडेंट्स ये बात जो है ये क्लियर है कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जहाँ पे एक नर्व यानी एक मोटर नर्व एक इफरेंट नर्व जो है उसका एंड टर्मिनल जिसको हम एक्सॉन कहते हैं वो मसल्स के साथ अटैच है, वो है आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। यहाँ पे जाके पहली कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले आप रिकॉल करें वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने ट्यूबोक्यूरारिन के बारे में पढ़ा था कि वो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट था। इसी रिसेप्टर पे निकोटिनिक रिसेप्टर पे आके वो कम्पिटेटिवली यहाँ पे आके जो एसिटाइलकोलिन पहले से बाइंड थी इसको वो कंपीट करेगा, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होगी ट्यूबोक्यूरारिन की
तो ये compete करेगा स्टाइलकोलिन को और यहाँ से बाइंडिंग साइट से हटा के जो है वो खुद आके इसी रिसेप्टर से बाइंड हुआ था। जब वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ था तो स्टाइलकोलिन जो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस कर रही थी, जो उसका एक्शन मिलना था वो एक्शन नहीं मिला था। अब ट्यूबोक्यूरारिन नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट था, वो इसलिए नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट था कि उसकी अगर एस्टाइलकोलिन इस रिसेप्टर से बाइंड होती तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए जो है वो पॉजिटिव आयन सेल्स के अंदर आते थे। ठीक है, वो था डीपोलराइजिंग का प्रोसेस। अब जब ट्यूबोक्यूरारिन इसके साथ बाइंड हुई थी तो वो जो एक्शन था वो डीपोलराइजेशन का, यानी जिसमें पॉजिटिव आयन कैल्शियम सोडियम जो है वो अपने चैनल से सेल्स के अंदर आ रहे थे, वो नहीं हुआ था, इसलिए ये नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट था। अब मैंने जो बात करनी है, अब यहाँ पे ट्यूबोक्यूरारिन बाइंड नहीं करनी। आज हमने जो ड्रग पढ़नी है वो सक्सिनाइलकोलिन है जो कि डीपोलराइजिंग एजेंट्स है। आज हमने देखना है कि ये डीपोलराइजिंग है, वो जो था नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स है, ये जो है ये डीपोलराइजिंग एजेंट्स कैसे है। यहाँ पे हम बाइंड करेंगे सक्सिनाइलकोलिन को। ये फर्ज करते हैं हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन है। अब इसने भी कंपीटेटिवली जो है ये स्टाइलकोलिन के रिस्पेक्टिव जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होना है। ये आपके पास सक्सिनाइलकोलिन है, इसने इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो ही बॉडी के अंदर या प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होगी, यहाँ पे पहले से मौजूद जो रिसेप्टर स्टाइलकोलिन का बाइंड था, फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड था स्टाइलकोलिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के साथ, स्टाइलकोलिन जो था ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड था। अगर अस्टाइलकोलिन इस अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड था तो हमें एक्शन क्या मिल रहा था कि सोडियम और कैल्शियम पॉजिटिव आयन की परमिबिलिटी जो है वो जो हमारा नर्व सेल्स था उसके अंदर अलाउड थी, और वो जो नर्व सेल्स था उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, यानी पॉजिटिव आयन का जो है वो सेल के अंदर आना, और इस वजह से जो है ये प्रोसेस चल रहा था डीपोलराइजेशन का। जब स्टाइलकोलिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड थी, इन्हीं जो आयंस थे पॉजिटिव आयन, इन्हीं आयंस के सेल्स के अंदर आने की वजह से जो था वो क्या था, डीपोलराइजिंग का प्रोसेस था, जिसमें जो है वो एक सेल जो है वो अपने आप को जो एक्शन पोटेंशियल है उसके लिए बिल्कुल रेडी करता है और नर्व कंडक्शन करता है। ये प्रोसेस में जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्टाइल होते हैं, यानी उनके अंदर कंट्रैक्शन होती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, सक्सिनाइलकोलिन जो है इसको हमने इंजेक्ट कर दिया, इसने क्या करना है, यहाँ पे आके हमने एक बात यहाँ पे ये भी पढ़ी है कि ये जो है ये एक्ट लाइक स्टाइलकोलिन अटैच्ड है, जैसे स्टाइलकोलिन अटैच है वैसे ही ये एक्ट करती है, रियल, ये ठीक है आपकी बात। सक्सिनाइलकोलिन जो है जैसे ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में ज़्यादा होगी, ये यहाँ पे जो बाइंड था स्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ आके मुकाबला करेगी और इसको जो है ये अपने बाइंडिंग साइट से हटा देगी सक्सिनाइलकोलिन, और ख़ुद आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि ये सक्सिनाइलकोलिन आके बाइंड हो चुकी है। अब वो जो स्टाइलकोलिन थी वो क्या कर रही थी कि वो डीपोलराइजिंग कर रही थी, सोडियम और कैल्शियम जो आयंस थे उनको अलाउड कर रही थी कि वो सेल के अंदर आएँ और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करें। अब ये भी ऐसा ही करेगी, सक्सिनाइलकोलिन भी ऐसा ही करेगी कि क्योंकि उस जैसा ही इफेक्ट इसने देना है स्टार्ट में, ये याद रहे। सक्सिनाइलकोलिन अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई, बाइंड होने के बाद इसने भी क्या किया, कैल्शियम और सोडियम और पॉजिटिव आयन की एंट्री को अलाउड किया। जैसे ही इसके जो चैनल थे सोडियम के, पोटाशियम के और कैल्शियम के, पॉजिटिव आयन के, वो ओपन हुए और सेल के अंदर जो है वो सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, पॉजिटिव आयन का इन्फ्लक्स हो गया। अब स्टूडेंट्स एक ये फर्स्ट फेज़ है कि जिस फेज़ में सोडियम और कैल्शियम यानी पॉजिटिव आयन का सेल्स के अंदर जो है वो जो इन्फ्लक्स है वो हो गया है। अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पहले देखें जब यहाँ पे स्टाइलकोलिन बाइंड थी तो सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था। अब वो शॉर्ट टाइम के लिए था। इस यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, स्टाइलकोलिन जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड थी तो सोडियम कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो हो रहा था, यानी नर्व कंडक्शन जो है वो
जो है नर्व कंडक्शन के लिए सेल अपने आप को रेडी कर रहा था। उस वक्त क्या हो रहा था कि एसिटाइलकोलिन का यहाँ पे बाइंड होना और यहाँ एसिटाइलकोलिन के बिल्कुल जो अपोजिट काम करने वाला कोलिनर्जिक एस्टरेज एंजाइम्स था, वो थोड़ी देर इन जो एसिटाइलकोलिन जो थी ये प्रोसेस करवाती थी और वो फौरी तौर पे कोलिनर्जिक एस्टरेज एंजाइम्स उसको डिग्रेड कर देता था। किसको? एसिटाइलकोलिन को। अगर एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन होती थी वो दोबारा एसीटेट और कोलिन में तब्दील हो जाता था। सो वो प्रोसेस कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता था और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसेप्टर है यहाँ पे बाइंड है सक्सिनाइलकोलिन। ठीक है, इसने जब ये प्रोसेस किया जो एसिटाइलकोलिन कर रहा था, यानी अलाउड किया, परमेबल किया, परमेबिलिटी को इम्प्रूव किया सोडियम और कैल्शियम पॉजिटिव आयन की सेल्स के अंदर, तो उस वक्त जो था वो कोलिनर्जिक एस्टरेज एंजाइम्स ने इस सक्सिनाइलकोलिन को डिग्रेड नहीं किया। उसकी वजह ये है कि ये इसके डिग्रेडेशन का एंजाइम ही नहीं है। यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर जो एंजाइम्स था कोलिनर्जिक एस्टरेज, वो सिर्फ एसिटाइलकोलिन को ही डिग्रेड कर रहा था। अब जब ये ड्रग आके बाइंड होगी तो वो एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं करेगा, क्योंकि इसका एंजाइम्स जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है, ये ना कि प्लाज्मा के अंदर है। जबकि एसिटाइलकोलिन का जो एंजाइम डिग्रेडेशन वाला था वो प्लाज्मा के अंदर था और इसे फौरी तौर पर डिग्रेड कर रहा था। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, सोडियम और कैल्शियम कुछ देर के लिए सेल्स के अंदर आ रहे थे, उसी वक्त कंडक्शन हो जाती थी। एक्शन पोटेंशियल जो था वो दोबारा यानी ये रिपोलराइजेशन की तरफ चला जाता था, फिर डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन। जबकि यहाँ सक्सिनाइलकोलिन आके बाइंड हो गई है तो इसका एंजाइम्स जो है वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर है। ब्लड वेसल्स के अंदर जब तक ये ड्रग नहीं जाएगी तब तक ये डिग्रेड नहीं होगी, इसलिए ये उससे ज़्यादा देर के लिए जो है ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगी। अब क्या होगा फर्स्ट फेज़ के अंदर सुन ले, अब ये किस तरह से जो है ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है। फर्स्ट फेज़ के अंदर सोडियम और कैल्शियम का जो है वो इनफ्लक्स होगा और डिपोलराइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा सक्सिनाइलकोलिन के बाइंड होने पर। ठीक है, अब कुछ देर गुजरने के बाद क्या होगा कि ये जो एसिटाइलकोलिन की तरह से डिग्रेड नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे जो है वो सोडियम और कैल्शियम या पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाएगी। हायर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जो सेल्स है वो फर्स्ट फेज़ में डिसेंसिटाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम और कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर हो गई है। ठीक है, और नर्व कंडक्शन जो है वो एक फर्स्ट जो फेज़ है वहाँ पे तो जो है ये कुछ प्रोसेस होगा जिसमें हम फेसिकुलेशन का प्रोसेस कहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए मसल ट्विच होंगे। ठीक है, और फेसिकुलेशन का प्रोसेस होगा जिसमें जो है शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिफ्लेक्सेस शो हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है और जो सेल है वो डीपोलराइज हो गया है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन सेकंड फेज़ के अंदर जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुसलसल सेल के अंदर रहेगी तो एक वक्त आएगा कि ये जो चैनल था सोडियम और कैल्शियम का पॉजिटिव आयन की एंट्री का वो ब्लॉक हो जाएगा। सेकंड फेज़ के अंदर ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा। अब सेकंड फेज़ के अंदर जब यूं ही ये चैनल ब्लॉक होगा तो सेल दोबारा रीपोलराइजेशन की तरफ चला जाएगा। अब इसका रिपोलराइजेशन की तरफ कैसे जाएगा कि ये जो नेगेटिव आयंस है इनकी एंट्री सेल्स के अंदर होगी और पॉजिटिव आयंस जो हैं ये मुसलसल रहने की वजह से जो नर्व सेल्स है वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा और फिर अगला जो सेकंड इसका प्रोसेस होता है वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाता है और उसके अंदर मसल रिलैक्स हो जाते हैं। यानी जो इफ़ेक्ट हमने लेना था वो मसल रिलैक्स का लेना था। अब जो इसने डीपोलराइजेशन का इफेक्ट दिया वो शॉर्ट टाइम के लिए है, उसके फ़ौरन बाद जो है वो मुसलसल पैरालाइज की तरफ जाएगा और मुसलसल वहाँ पर रीपोलराइजेशन होगी। जैसे जैसे इन्फ्यूजन आएगी कॉन्सेंट्रेशन सक्सिनाइलकोलिन की आती रहेगी और यहाँ पे लंबे दौरानिया के लिए ये इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी। इसको डिग्रेडेशन इसकी जो है वो 5 to 10 मिनट तक अगर ये दोबारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगी तो इसकी डिग्रेडेशन होगी, अदरवाइज ये ज़्यादा देर के लिए जो है वो पैरालाइज कंडीशन काज करेगी और ज़्यादा देर के लिए मसल्स की रिलैक्सेंट करेगी जब तक कि इन्फ्यूजन इंजेक्ट होता रहेगा। ये था प्रोसेस स्टूडेंट डीपोलराइजेशन का और नॉन डीपोलराइजेशन का। अब आगे चलते हैं, आगे कीवर्ड्स की तरफ। आप समझ चुके होंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए मसल की कंट्रैक्शन होती है जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है।
सेकंड फेज़ के अंदर जब हायर कॉन्सेंट्रेशन इसकी सेल्स के अंदर हो जाती है तो रीपोलराइजेशन का प्रोसेस चलता है और रीपोलराइजेशन में मसल रिलैक्स रहते हैं। अब देखते हैं अगले कीवर्ड्स को और फिर आपको बताते हैं कि इनका यूजेस कहाँ पे होता है और क्यों होता है। अब स्टूडेंट्स ये स्टाइलकोलिन की तरह काम करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अटैच फॉर लॉन्गर टाइम विद रिसेप्टर्स, ये स्टाइलकोलिन का जो जब स्टाइलकोलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होती थी तो उसको कोलिनर्जिक जो एस्टरीज इंजाइम्स था डिग्रेड करता था, जबकि इसका इंजाइम्स डिग्रेडेशन का प्लाज्मा के अंदर नहीं है, इसलिए ये लॉन्ग टाइम के लिए, उससे लॉन्ग टाइम के लिए जो है ये इस इंजाइम्स के साथ अटैच होगी सक्सिनाइलकोलिन। अब स्टूडेंट्स अब इसका एक्शन क्या है कि इनिशियली प्रोड्यूस शॉर्ट लास्टिंग ट्विचिंग, मैंने बताया है कि जब ये अपने जो स्टाइलकोलिन के एन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो शॉर्ट टाइम के लिए डीपोलराइजेशन होगी, और डीपोलराइजेशन जब शॉर्ट टाइम के लिए होगी तो मसल्स की ट्विचिंग होगी। मसल की ट्विचिंग में मैंने बताया था इसको फेसिकुलेशन कहते हैं, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए ही। उसके बाद मसल्स मुसलसल पैरालाइज की तरफ चला जाता है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स डज नॉट प्रोड्यूस, अगर अगला जो कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किया है डज नॉट प्रोड्यूस गैंग्लियोनिक ब्लॉकर एट लो डोज, अगर इसकी हाई डोज दी जाए तो ये गैंग्लियोनिक ब्लॉक्स को, गैंग्लियन को ब्लॉक कर सकती है, अदरवाइज ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकर नहीं है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स है लो डोज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इसका थेरेपेटिक यूजेस क्या है, अगर क्लिनिकली इसको कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स इसको एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ मैंने वो तमाम जो की बुक के ऊपर वर्ड्स हैं या जो इसका एक्शन थेरेपेटिक यूजेस है मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी ट्यूबिक्युलरिन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होती है, एनेस्थीसिया के दौरान ही, जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है या जर्नल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, उसके साथ ही ट्यूबिक्युलरिन दी जाती है या ये सक्सिनाइलकोलिन दी जाती है। इनकी वजह क्या है कि ड्यूरिंग सर्जरी किसी किस्म का रिफ्लेक्स एक्शन या किसी किस्म का मसल्स का रिफ्लेक्स ना हो और बड़े आराम से जो सर्जरी का प्रोसेस है वो सारा अंजाम दिया जाए। इसलिए ये दोनों ड्रग एनेस्थीसिया के साथ जो है ये एडजुवेंट ड्रग्स हैं, मावन उनकी हैं, सहूलतकार हैं, ताकि सर्जरी के दौरान किसी किस्म का जो है रिफ्लेक्स ज़ाहिर ना हो, मसल पैरालाइज रहे कुछ देर के लिए। अब यहाँ पे इसका जो थेरेपेटिक यूजेस लिखा हुआ है ये है कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में अगर मरीज़ की सर्जरी हो रही है और उसकी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए या ब्रीदिंग के लिए हम जो है ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन पास करते हैं ट्यूब, जो कि हम बाद में वेंटिलेटर के साथ भी उसको अटैच करते हैं। अगर हमने उसको पास करना है किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशंस को, तो उस वक्त जो है ड्यूरिंग सर्जरी ये इंसर्शन के साथ ही हम सक्सिनाइलकोलिन देते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इंसर्ट की है और हमें जो है ये क्यों हमने सक्सिनाइलकोलिन इंजेक्ट की है कि इसका जो एसिड का रिफ्लेक्स है या एसिड के गैस्ट्रिक एसिड के जो कंटेंट्स हैं वो जो है वो रिवर्स ना हो, यानी उनका जो है वो वॉमिटिंग की कंडीशन ना हो या एसिड्स का कंटेंट का रिफ्लेक्स ना हो। इस रिफ्लेक्स को रोकने के लिए या वॉमिटिंग की कंडीशन को रोकने के लिए जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इंसर्ट की जाती है ड्यूरिंग सर्जरी, उसके साथ ही सक्सिनाइलकोलिन भी दिया जाता है ताकि ड्यूरिंग सर्जरी जो है ये एक तो ये प्रोसेस चल रहा होता है कि उसको हमने जो मसनूई वेंटिलेटर्स है, मसनूई ब्रीदिंग है वो देनी है, और उसके साथ अगर एसिड जो है वो कंटेंट का रिफ्लेक्स होता है या वॉमिटिंग काज होती है तो ये डेंजरस पेशेंट के लिए हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स इसको जो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस के साथ ही सक्सिनाइलकोलिन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि इस तरह के रिफ्लेक्सेस देखने को ना मिले। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इस ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, बॉडी इस ड्रग के साथ क्या सलूक करती है। इट इंजेक्टेड इंट्रावीनसली, यानी इसको हम जो है वो डायरेक्ट इंट्रावीनस ब्लड स्ट्रीम के अंदर वेंस के ज़रिए से इन्फ्यूजन यानी ड्रिपिंग की सूरत में, ड्रिप की सूरत में इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेबल है। यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ शॉर्ट,
इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 5 to 10 मिनट है, शॉर्ट एक्शन है, इसलिए देयरफॉर गिवन बाय इन्फ्यूजन। इसका शॉर्ट एक्शन है, इसलिए जब तक वो सर्जरी का प्रोसेस है, जब तक डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हमें चाहिए तब तक इन्फ्यूजन जो है वो इंजेक्ट होता रहेगा, ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए कुछ पैरालिसिस की कंडीशन काज करे या जो मसल्स को है रिलैक्सेंट्स के तौर पे इस्तेमाल हो। यानी हमने जो इफ़ेक्ट लेना है वो मसल रिलैक्सेंट का लेना है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए जिस वक्त तक, यानी जो ड्यूरेशन सर्जरी का है या जो हमें रिक्वायर है ड्यूरेशन, उस वक्त तक इसको सहूलतकार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि मसल रिलैक्स रहें, किसी किस्म का जो रिफ्लेक्स है वो ना मिले हमें। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए जो है सोडियम कैल्शियम जो है जब सेल्स के अंदर आ जाती है, नर्व सेल्स के अंदर आ जाती है, तो डीपोलराइजेशन का प्रोसेस शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसके बाद मसलसल जो है वो रीपोलराइजेशन का प्रोसेस चलता है, और रीपोलराइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो है ये मुसलसल मसल जो है वो रिलैक्स या पैरालिसिस की तरफ जाता है। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक तो हाइपरथर्मिया है। हाइपरथर्मिया उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, यानी जो नॉर्मल जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बॉडी का उससे ज़्यादा अगर बॉडी का टेम्परेचर होगा तो ये कहलाएगा हाइपरथर्मिया। उसके बाद दूसरी टर्म्स है हाइपरकैलीमिया। स्टूडेंट्स जब बॉडी के अंदर इसी रीपोलराइजेशन की वजह से पोटाशियम का लेवल जो है वो फ्लूइड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर उसकी पोटाशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन रिपोलराइजेशन की वजह से बॉडी फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, इफ्लक्स की वजह से, क्योंकि जो पोटेशियम है उसने इस प्रोसेस के अंदर नर्व सेल से इफ्लक्स करना है, यानी सोडियम और कैल्शियम इन्फ्लक्स कर रहे थे और पोटेशियम जो है इफ्लक्स करेगा। जब इसका इफ्लक्स होगा तो प्लाज्मा के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम आयन की ज़्यादा हो जाएगी। पोटेशियम आयन की प्लाज्मा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाने को ही हाइपरकैलीमिया कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जो सक्सिनाइलकोलिन का था, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने डीपोलराइजिंग एजेंट के बारे में बता दिया, कैसे डीपोलराइजिंग होती है, और उसके बाद ट्यूबोक्यूरारिन के बारे में भी बता दिया, वो नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट था। और आज की जो प्रेजेंटेशन थी वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की लास्ट प्रेजेंटेशन थी। अगली जो प्रेजेंटेशन होगी इंशाल्लाह वो होगी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तब दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।